नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। हम महाजनपद काल पर चर्चा कर रहे हैं। महाजनपद यानी छठी सदी ईसा पूर्व। छठी सदी ईसा पूर्व में हम 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों को बता चुके हैं आप लोगों को। उसके बाद हम छठी सदी ईसा पूर्व में ही मगध का उत्कर्ष पर चर्चा चल रही है हमारी, और मगध के उत्कर्ष में जो भी उसकी सफलता के कारण रहे उस पर चर्चा हमारी कल हो चुकी है। वहाँ का मगध का पहला जो राजा था बिंबिसार, वहाँ तक मैंने पूरा आप लोगों को चर्चा कर दिया था। अब आगे हमारी जो चर्चा है आज अजातशत्रु और उदयन पर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक अनिल शुक्ला हैं, प्रिंस गुप्ता और इंद्रजीत यादव, लालकेश यादव, कोई शालिनी द्विवेदी हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं। अब कल वाली वीडियो में ना पक्का मैं सबका नाम ही लिख के ले आऊँगी, क्योंकि अभी मोबाइल था और उसको दे दिया, तो आज सोचा था कि आज सबका नाम पढ़ दूँगी, तो इतना नाम मुझे याद था। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं पूरा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहले नंबर पे हम अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु के बारे में हम चर्चा करेंगे। अजातशत्रु, इनका समय काल क्या रहा? इनका समय काल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक का समय अजातशत्रु का था, ठीक। अजातशत्रु किसका लड़का था? अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का था। यह यानी अजातशत्रु अपनी पिता का हत्या करके राजा बनता है। इसीलिए इस वंश को यहाँ से आगे जो भी 2-4 राजा हुए सब के सब अपने पिताओं की हत्या करके राजा बनते हैं, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सीधे सीधे कुछ पॉइंट के हिसाब से, लेकिन आप उसे लाइन में लिखेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों तरीके से आप सीखिए। जहाँ तक आपके लिए भी, जहाँ लाइन में लिखाने की बात है मैं वहाँ लाइन में भी लिखवा देती हूँ, ठीक, और जहाँ पर आपको समझाना है वहाँ मैं पॉइंट दे कर के लिखवाने का प्रयास करती हूँ, और ताकि आपको दोनों तरीके से बातें सीखने को मिले। आप लोगों को भी तो प्रवक्ता बनना है। आप लोग अब सारी कलाएं अगर नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए, अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु का वास्तविक नाम, अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुणिक या कुणिक, ठीक, कुणिक था। अब हमने इस तरीके से लिख दिया कि अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुणिक या कुणिक था। आप क्या करेंगे? इसे पूरा हमने क्या किया, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया है, ठीक। कल वाले भी क्लास में इसी तरीके से हमने बताया था
कल देखिए तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही अंदर से अच्छी नहीं थी न, तो चेहरे पर भी एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपके चेहरे पे ही झलक रहा, आपने क्यों क्लास लिया? अगर क्लास नहीं लूँगी तो बहुत पीछे हो जाएगा। वैसे भी ये पूरा महाजनपद काल मुझे जनवरी के महीने में ख़त्म कर देना था। ये मेरा अपना टारगेट था कि कैसे चलूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ न कुछ कारण ऐसे रहे। तो चलिए, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो क्लास ले रही हूँ। इसे वैदेही पुत्र भी कहा जाता है। अजात शत्रु को वैदेही पुत्र भी कहा जाता है। इसे वैदेही यहाँ हटा दे, नहीं ये लगेगा कि एक मात्रा है। इसे वैदेही पुत्र भी कहा जाता था। अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी राजा था। अजातशत्रु ने मगध का साम्राज्यवाद अधिक किया था बाकी लोगों से। अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी राजा था। इसी के समय दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। ठीक, काशी को लेकर एक युद्ध हुआ था, काशी को लेकर। ठीक, और दूसरा युद्ध हुआ था, दो युद्ध महत्वपूर्ण थे वैसे देखा जाए तो, 3 होते हैं। ठीक, और मगध और बज्जी संघ के बीच। ठीक, बज्जी संघ के बीच भी हुआ, और बज्जी संघ में ही एक और था महाजनपद मतलब संघ था लिच्छवी का। ठीक, तो इन लिच्छवी से भी यह काफ़ी इनकी घमासान युद्ध हमेशा चलता रहा। और लिच्छवी जो थे न, उस समय जो लिच्छवी गणराज था वह, देखिए सुनिए फिर से, हमने आपको गणराज्य पढ़ाया था। गणराज्य 10 गणराज्य, उस 10 गणराज्य में जो वज्जी संघ था उसमें 8 गणराज्यों का समूह था। यह किस समय था? महाजनपद काल में, लेकिन यह बिंबिसार वाले समय में था। बिंबिसार तो चला गया, अब कौन आया? अजातशत्रु आ जाता है। तो समय बदलता है, तो धीरे धीरे उसी 8 गणराज्यों में जो समूह था वज्जी संघ का, उसमें 8 गणराज्य में जो एक गणराज्य था लिच्छवी वाला, उस लिच्छवी का जो क्षेत्र था ना, उसमें 36 संघ थे। 36 लोगों का अपना एक समूह था। मतलब लिच्छवी अधिक महत्वपूर्ण था, अधिक शक्तिशाली था उन 8 गणराज्यों में। ठीक, अब मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आप ना आए समझ में तो जरूर लिखेंगे। काशी को लेकर 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ। ठीक, तो 2 ही महत्वपूर्ण युद्धों की अधिक चर्चा होती है, तीसरे का उतना नहीं है। काशी को लेकर हुआ था। काशी वाली बात मैंने बताया था आप लोगों को कि जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके स्वयं राजा बन बैठता है, तो कौशल का राजा प्रसेनजीत जो अपनी बहन को, यानी अपने जीजाजी बिंबिसार को, वह काशी देता है दहेज में, जो 1 लाख वार्षिक आय आता है वहाँ से। तो वह
कहता जब जीजा जी नहीं है तो काशी भी नहीं है। ठीक, तो वह काशी लेता है। उसी बीच संघर्ष होता है। बाद में आपने देखा कि वह समझौता कर लेता है और वाजिरा अपनी पुत्री का विवाह भी अजातशत्रु से कर देता है। और वह लाइन यहाँ भी जरूरी है, इसलिए लिखना है। ठीक, पहला जो युद्ध हुआ था काशी को लेकर हुआ था मगध में हुआ था। भाई मगध का राजा तो अजातशत्रु था। मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। ठीक, मगध एवं कौशल। कौशल को कहीं जगह कौशल भी लिखा रहता है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, कौशल और कौशल के बीच हुआ था। अब ये जो कौशल है, कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत, यह मैं आप लोगों को बार बार समझा इसलिए देती हूँ क्योंकि एक दूसरे से ये सारे के सारे न जुड़े रहते हैं। और प्रिंस गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि पहली बार उनको महाजनपद काल समझ में आया है। देखिए कभी कभी हम लोग जब खुद से पढ़ते हैं तब भी बहुत संदेह की स्थिति में हो जाते हैं, या जो हमें पढ़ाने वाला होता है वह ठीक से समझा नहीं पाता तो अब भी हम समझ नहीं पाते। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर समय के साथ धीरे धीरे हमने भी चीज़ों को सीखा, समझा कि अच्छा एक दूसरे। इसीलिए मैं जब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि मैं उन्हीं लाइनों को बार बार दोहरा देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हम पहले पढ़ाए हैं ना वह आपको याद हो जाए, समझ में आए कि वहाँ से यहाँ का भी कहीं ना कहीं कोई नाता है, मतलब लिंक। ठीक, युद्ध में बीच जब कौशल के बीच, काशी को लेकर मगध एवं कौशल के बीच क्या हुआ था लिख दिया, संघर्ष तो लिखा नहीं। संघर्ष हुआ था। ठीक, लाइन में आप लोग लिखेंगे युद्ध में। अब युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में प्रसेनजीत की हार हुई और उसने मतलब प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर दिया। काशी जब विवाह कर दिया तो फिर काशी क्या हो गया? काशी मगध के पास ही रहा। काशी दहेज में पहले पापा को मिलता है, दोबारा वही काशी बेटे को भी मिल जाता है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरी कारण हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अलग से लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, ताकि मगध और बज्जी संघ के बीच, मगध और वज्जी संघ के बीच युद्ध का वास्तविक कारण वैसे तो साम्राज्यवाद था। वैसे तो साम्राज्यवाद था, साथ ही गंगा किनारे किसी
साथ ही गंगा किनारे, बता रही हूँ, गंगा किनारे किसी खान के हिस्से के बंटवारे को लेकर मुद्दा बना था। अब इस बात को समझिए, जब मगध और बजी संघ से हुआ तो उस समय बजी संघ का जो था वह एक लिच्छवी वाला गणराजा था, ठीक। तो इन लोगों में, इस मगध के राजा अजातशत्रु और बज्जियों में एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ था? यह हमने गंगा के किनारे जो उस मतलब बंदरगाह है एक, गंगा के किनारे पहाड़ी के नीचे, गंगा किनारे के पास पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे एक हीरे की खान थी। यहाँ हमने खान की चर्चा की है, तो वह खान किसकी थी? हीरे की थी, हीरे, ठीक। हीरे की खान थी और यह समझौता हुआ कि हीरा निकाला जाए और इसको ढूंढा जाए, हीरा निकाला जाए, आधा आधा हम लोग ले लेंगे। लेकिन ये लोग मना कर देते हैं। अपना जो उनका अनुबंध हुआ रहता है हीरो को लेकर के, वो तोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। अरे जो भी बोलते हो भाई, देखो हम इतिहास वाले हैं, ठीक है, इसलिए हाँ। तो वो लोग अपना वादा तोड़ देते हैं कि नहीं देंगे, ये हमारा है और हम ही लेंगे। इस बात को लेकर भी एक मुद्दा बना हुआ था, इसलिए और झगड़ा हुआ। और अजातशत्रु की एक पत्नी थी, उसका नाम था पद्मावती, शायद नाम था। एक मिनट मैं जरा सा देख लेती हूँ। हाँ, उसका नाम पद्मावती था। उसने इसको और गुस्सा दिलाया कि लो, तुम इतने बड़े साम्राज्यवादी राजा हो और तुमको आधा हिस्सा नहीं मिला। उकसाया और वो उकसा और उनसे युद्ध किया। और यहाँ पर जो बज्जी संघ में दारा जो लिच्छवी थे, ये सारे के सारे इसमें छोटे बड़े मिला करके 36 संघ थे कुल। और इनको जीतने में अजातशत्रु को 16 साल लग गए थे। और इसमें अजातशत्रु ने इनसे जीतने के लिए कुछ अलग प्रकार के, नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग भी किया था। अब चलिए लिखती रहती हूँ साथ में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। भगवती सूत्र के अनुसार, यहाँ पर भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु के समय मगध तथा वज्जी संघ के बीच संघर्ष हुआ था। यह बात भगवती सूत्र भी बता रहा है। अब ये जो है, और यही भगवती सूत्र 36 राज्य संघ की बात कर रहा है। राज्य संघ को बता रहा है, ठीक, किसमें शामिल थे, शामिल। इतना पहले तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया होगा ना।
इन्हें हराने में अजातशत्रु को 16 वर्ष लग गया था। ठीक। अजातशत्रु को बज्जी संघ पर अधिकार करने में अजातशत्रु को बज्जी संघ पर अधिकार करने में या जीतने में अधिकार करने में 16 वर्ष लगे। 16 वर्ष लगे अधिकार करने में। ठीक। सोलह वर्ष लग गए। क्या, क्यों, क्या, किस लिए लगे हैं? युद्ध जीतने में, युद्ध जीतने में। ठीक। अब इसी युद्ध जीतने में, अब यहाँ से अगली लाइन लिखिए, युद्ध जीतने में मगध के मंत्री, अच्छा, जब ये वज्जियों को ये हरा नहीं पा रहे थे, उसी समय इनके कुछ एक मंत्री थे, वश्यकार और सुनिधि। ये दोनों बज्जी संघ को जीतने में न लिच्छवियों के ऊपर अधिकार करने में काफ़ी मदद किया था, मतलब इनकी भूमिका थी। और ये लोग फूट डाले। उस समय बुद्ध जीवित थे, तो बुद्ध से भी इस बात की चर्चा, मतलब एक भेद लेने का काम किया था कि इनको हराया कैसे जा सकता है। तो उस बुद्ध ने खुद कहा था कि इनके पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे सारे कल्याणकारी ये कार्य करते हैं कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब यह बात मंत्री वश्यकार और सुनिधि को जब पता चला, तो ये लोग वहीं जाके रहने लगे और वहाँ के लोगों में फूट डालने का काम किया। ठीक, फूट डालने का काम किया। लिच्छवी एवं बज्जी संघ अजेय रहेंगे, ऐसा 7 कल्याणकारी बातों के लिए बुद्ध स्वयं यह बताते हैं। ठीक, चलिए आगे। युद्ध जीतने में मगध के मंत्री वश्यकार और सुनिध की भूमिका प्रमुख भूमिका रही। प्रमुख भूमिका थी। क्यों? क्योंकि बज्जी संघ में अब भूमिका थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बज्जी संघ में फूट डालने का कार्य किया था, जिसके बाद बज्जी संघ को मगध में मिला लिया गया। जिसके बाद बज्जी संघ
को मगध में मिला लिया गया। ठीक। भाई जब कहीं पर भी कोई फूट डाला जाता है ना तो वहाँ की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो जो फूट डलवाता है वह तो जानता है कि क्या क्या हो करना है हमें, तो वह चीज़ें करता है और वह जीत जाता है। और इसी चीज़ का लाभ अजातशत्रु ने लिया। और ये जो वस्यकार सुनिधि हैं, ये सब 3 वर्ष वहाँ रहे ऋषियों के यहाँ, जाकर के वहीं स्थायी रूप से रहने लगे 3 वर्ष तक। तब जाकर के इन्हें ये सारी बातें पता चली कि कैसे। और अजातशत्रु और जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र है, वह बताता है, उसमें लिखा हुआ है कि अजातशत्रु के हाथों 9 लिच्छवी, यानी कि जो 9 लिच्छवी यानी कि 9 प्रकार के एक शक्तिशाली एक संघ थे। 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा काशी कौशल के 18 गणराज्य तथा मखली गोसाल नष्ट हुए थे। यहाँ तक कि जब यह बौद्ध धर्म स्वीकार लेता है अजातशत्रु, तो बुद्ध के सामने अपने पिता की हत्या का भी बात स्वीकारता है। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या लिखवाया आपको? युद्ध जीतने में मगध के मंत्री वस्यकार और सुनिधि की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने वजी संघ में फूट डालने का कार्य किया था, जिसके बाद वजी संघ को मगध में मिला लिया गया। मगध और वजी संघ के बीच संघर्ष में प्रत्यक्षदर्शी मगध और वजी संघ के बीच, यहीं पर मैं लिख रही हूँ, मगध और वजी संघ के बीच संघर्ष के प्रत्यक्षदर्शी सॉरी ये क्या है भाई? प्रत्यक्षदर्शी कौन था? आजीवक प्रत्यक्षदर्शी, आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल थे। इनकी मृत्यु बता रहे हैं, इनकी मृत्यु इसी संघर्ष के दौरान हुई थी। बात यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मगध और वजी संघ के बीच जब संघर्ष हो रहा था, इसका अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल ने देखा था। और इसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? आजीवक संप्रदाय की, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। ये जो आजीवक संप्रदाय है, इसका संस्थापक कौन थे? ये मखली गोसाल थे। ठीक। वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने, अगली लाइन है, ठीक, वज्जी संघ पर
विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने दो नए हथियार अजातशत्रु ने दो नए हथियार अब ये हथियार कौन से थे? रथ मूसल और महाकंटक शिला का प्रयोग किया था। ठीक। वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने दो नए हथियारों का प्रयोग किया था। दो नए हथियार कौन थे? एक हथियार का नाम था रथमूसल और दूसरे हथियार का नाम था महाकंटक शिला का प्रयोग किया था। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, बाहुबली। तो बाहुबली का एक जो भाई था, जो राजा बनने के लिए उनके में भी युद्ध होता है, तो एक बाहर से कोई जो पता नहीं कौन सी भाषा बोलने वाला आता है और वो भी युद्ध करता, आपने देखा होगा। तो उस समय इस टाइप के हथियार वहाँ प्रयोग किए गए थे। मेरे ख्याल से उसका जो भाई था बाहुबली का, पता नहीं क्या भल्लाल देव नाम था। 2-3 नाम तो मुझे याद है, कटप्पा का नाम याद है, बाहुबली है, भल्लाल देव है, और एक वो जो रानी थी देवसेना है। तो ऐसे 2-4 लोगों का नाम तो याद है मुझे। तो उसमें आपने देखा कि जब युद्ध हो रहा था तो बाहुबली बहुत ही चतुराई से युद्ध कर रहा था, तो अपनी जो साम्राज्य की जनता को तो बचा रहा था, लेकिन उसका जो भाई था उसे तो सिर्फ जीत से मतलब थी। वो आगे वो ऐसे लगे रहते थे, ऐसे घूमते हुए कट काटते हुए चला जा रहा था। लोगों की गर्दन कट जा रही थी, सब बेकार हो जा रहे थे, उनकी जनता तहस नहस हो जा रही थी। तो कहीं न कहीं ये रथमूसल और महाकंटक शिला वो अजातशत्रु से सीख करके बना लिया होगा। ठीक। अच्छा, काय हंस रहे बाबू? अच्छा, ये हथियारों पर, हाँ, नहीं देखा था उसको? देख लेना फिर से, आज ही जाके देख लेना घर पे, हमने भी देखा था। तो पहली वाली फिल्म हमने ऐसे देखा तो नहीं था, बाद में बहुत बाद में आई, तो टीवी पर देखा था, तो उसमें कुछ समझ में आया नहीं। तो जब दोबारा वाला जब आया तो लोगों ने बोला कि अच्छा है, तो जा कर के उसको हॉल में देख करके आए थे। तो वो बड़े पर्दे पर देखने में अच्छा लगा, तो इसीलिए याद है। अजातशत्रु आरंभ में, आगे की लाइन लिखिए, अजातशत्रु आरंभ में शुरुआत में जैन और बौद्ध धर्म जैन और बौद्ध दोनों धर्म से प्रभावित था, यानी इसका समर्थक था दोनों से। किंतु जीवक के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया मतलब स्वीकार कर लिया।
यह जीवक कौन है? यह बिंबिसार का जो चिकित्सक था ना, राजवैद्य, तो आप इस जीवक के बारे में जानते हैं? जो चिकित्सक था बिंबिसार का, वह बिंबिसार का पुत्र ही है, लेकिन यह पुत्र उसकी विवाहित पत्नी से नहीं है। इसे जो एक समाज में शब्द है अवैध शब्द, उस प्रकार का यह पुत्र है। यह किसी गणिका से उत्पन्न हुआ पुत्र था, जीवक। ठीक। तो लेकिन अब ये सब बातें पढ़ाई जाती नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बता दिया कि कभी कभी अगर समय मिलेगा तो मैं जीवक काफ़ी विद्वान था। ठीक। चलिए आगे लिखते हैं। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष ही बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यह प्रश्न कहीं पूछा भी गया था कि अजातशत्रु के शासन के कितने वर्ष बाद बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो 8वें वर्ष बाद। और ये भी प्रश्न आपके आते हैं कि अजातशत्रु ने कौन से 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, या किसने 2 नए हथियारों का, मगध साम्राज्य में कौन सा राजा था जिसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था? तो यही रथ, मुसल और महाकंटक। ठीक, महाकंटक शिला। इसको खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए इसे हटाती हूँ। चलिए आगे। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद बुद्ध के मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने राजगृह में उनके एक अवशेष पर क्या करवाया था? चैत्य का निर्माण करवाया था। वो उसी लाइन में लिखिएगा जो हमने अभी आखिरी वाली लाइन लिखवाया था। ठीक। जिसके बुद्ध की मृत्यु वाली बात के लेकर। ठीक। जिसके बाद अजातशत्रु ने राजगृह में उनके एक अवशेष पर चैत्य का मतलब पूजा करने का स्थान, चैत्य निर्माण कराया था। निर्माण कराया था। ठीक। चैत्य का मतलब होता है पूजा करने का स्थान। ठीक। और यह जो चैत्य था, इसे धातु चैत्य
भी कहते हैं, ठीक, कि ये किसी धातु का बनवाया गया था चैत्य, अजातशत्रु ने धातु का चैत्य बनवाया था, ठीक। अजातशत्रु के समय राजगृह में, अजातशत्रु के समय राजगृह में, राजगृह में नहीं, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन को एक और ना संगीति भी कहते हैं ना, संगीति का आयोजन हुआ था। बाकी आयोजन हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें, संगीति क्या क्या हुआ है वो सब हम बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे तब देख लेंगे, ठीक। पाटलिपुत्र के महत्व को पाटलिपुत्र के महत्व को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही समझा था। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में सर्वप्रथम पाटलीग्राम में सर्वप्रथम एक दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन स्वयं बुद्ध ने किया था, ठीक। पाटलिपुत्र, यहाँ हमने ये समझा दिया था ना, हाँ, जिसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने राजगृह में उनके अवशेष पर एक चैत्र का निर्माण करवाया था। वह से धातु चैत्र कहते, वह धातु को बना था। अजातशत्रु के समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन या संगीति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्र के महत्व को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही समझा था। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में सर्वप्रथम एक दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन खुद गौतम बुद्ध ने किया था। अजातशत्रु ने ही चंडप्रद्योत ये चंडप्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। कहीं हो न तो समझने के लिए लिख लिया जाता है, यह अवंती का राजा, ठीक।
यहाँ इसी के लिए प्रद्योत के लिए अवंती का राजा था, ठीक। चंड प्रद्योत के संभावित आक्रमण से, चंद्र प्रद्योत के संभावित आक्रमण से बचने के लिए राजगृह का दुर्गीकरण कराया था। अजातशत्रु चंड प्रद्योत से डरता था और सोचता था कि कहीं यह बाद में आक्रमण ना कर दे, इस वजह से इसने राजगृह का दुर्गीकरण, किलेबंदी करवा लिया था। अजातशत्रु का अंत भी दुखद रहा। भाई दुखद इनका क्यों रहा? दुखद रहा। क्यों? क्योंकि 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी और राजा बन गया और स्वयं राजा बन गया। भाई अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या किया था, तो उसका पुत्र भी इसकी हत्या करके राजा बन जाता है। और अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष शासन किया था। लगभग 32 वर्ष शासन किया था। अब ये अजातशत्रु हो गए खत्म। समझा दें इसे? यहाँ तक समझा दिया था ना। अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत के संभावित आक्रमण से बचने के लिए राजगृह का किलेबंदी कर दिया, दुर्गीकरण कर दिया था। अजातशत्रु का अंत भी दुखद रहा। दुखद कैसे रहा? जैसे इसने अपने पिता की हत्या कर दिया, वैसे इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या करके राजा बन बैठा, ठीक। तो अब यह आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब ये हो गया अजातशत्रु। अब हम उदयन की चर्चा करेंगे, ठीक। उदयन, अब हमारी चर्चा उदयन पर होगी, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा है उदयन या उदायन। यह उदयन किसका लड़का था? यह उदयन अजातशत्रु का ही लड़का था, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा उदयन के लेकर के कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण, पहले उसे समझा दूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लिखवाएंगे। आप लोग मेरे साथ लिखिएगा, ठीक। अभी लिखिए नहीं, ठीक। उदयन कहाँ का राजा बना भाई? मगध का। मगध का ये राजा है। ये उत्तराधिकारी किसका था? उत्तराधिकारी। ये उत्तराधिकारी किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु, थोड़ा सा समझिए, ठीक। समझाने के लिए बता रही हूँ। ये जो मगध के राजा उदयन को लेकर, मगध का राजा क्या है? उदयन, ठीक। इस उदयन को लेकर के पुराण कुछ अलग बात कहते हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म कुछ अलग बात कहते हैं, ठीक। पुराण ये कहता है कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो मगध का राजा बना वह उदयन नहीं था, वह दर्शक था, ठीक। अब उदयन को लेकर के मगध की राजा के बात पुराण कहता है।
पुराण कहता है कि दर्शक नाम का राजा हुआ, ठीक। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, वह बौद्ध धर्म जो क्या बताता है कि उदयन था, ठीक, उदयन राजा था। यह बात समझ में आ रही बेटा? ठीक। हम ये बता रहे हैं कि उदयन को लेकर के पुराण कहता है, उदयन के लेकर मगध के राजा को लेकर के अजात शत्रु के बाद पुराण कहता है कि मगध का राजा उदयन नहीं, दर्शक बना था। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म यह कहता है कि उदयन बना था। तो अब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें अधिक प्रमाणित मानी जाती है। तो अब उदयन को लेकर के हम कुछ बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिए, फिर हम लिखवा रहे हैं, फिर आप मेरे साथ लिखते रहिए, ठीक। ये उदयन पुत्र किसका था? उदयन पुत्र किसका था? अजात शत्रु एवं पद्मा का पुत्र था, पद्मा, ठीक, पद्मा का पुत्र था यह। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उदयन बौद्ध धर्म को नहीं, यह जैन धर्म का पोषक रहा, अर्थात मानने वाला था। उदयन का जो धर्म था जैन धर्म, उदयन जैन धर्म का पोषक था। पोषक का मतलब कि मानने वाला, ठीक, यानी अनुयायी है। और ये उदयन जैन धर्म का पोषक था, मानने वाला था। यह कौन बताता है? इसी जैन धर्म का, जैन एक ग्रंथ है आवश्यक सूत्र, जैन धर्म का एक ग्रंथ है आवश्यक सूत्र। यही जानकारी देता, आवश्यक सूत्र से जानकारी मिलता है कि उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का पोषक था, ठीक। यह कौन बताता है? जैन धर्म आवश्यक सूत्र बताता है, ठीक। अब इसके क्षेत्र विस्तार की बात करें, क्षेत्र विस्तार। उदयन ने जो पहली जो राजधानी थी, वह राजधानी इसके लिए अनुपयुक्त हो गई थी, मतलब कि यहाँ बहुत हो गया, तो इसने दूसरी राजधानी बनाई। ठीक से लिख देती हूँ, पुरानी राजधानी अनुपयुक्त हो गई थी, तो इसी वजह से उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर बसाया था, ठीक। और इस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर, ठीक। यह बात समझ में आ गई। और इसके बाद जो मगध पर हर्यक वंश के जो राजा होते हैं उदयन के बाद, वह कौन कौन होते हैं, जरा नाम लिखती हूँ। एक अनिरुद्ध होता है, मुंडक के बाद नागदशक, ठीक, यहाँ भाई एरो रहेगा, ठीक। नागदशक इस वंश के अगले राजा रहे। यहाँ पर थोड़ा चेंज था देखने को, इसलिए हमने इस तरीके से समझा के आपको लिखाने को सोचा है, ठीक। यह बात आपको समझ में आई ना? आ गई होगी। अब हम उदयन को लिखवा रहे हैं, जैसे लिखवा रहे हूँ वैसे आप लोग लाइन लिखते रहिए, ठीक है बेटा।
चलिए, ना समझ में आए ना तो तुरंत पूछिएगा, ठीक। हेडलाइन डाल दीजिएगा उदयन और 400। एक मिनट, 492, सॉरी हमने लिखा है उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ पर 492 होगा, ठीक। चार 460, ठीक। क्या लिखा, हाँ 400, ठीक है, ठीक ठीक। कभी कभी ये पेज पलट गया ना, दूसरे की आ गई, अब उसे में हम, ठीक। अब लिखिए, यहाँ पर उदयन के बारे में मैं एक एक लिख रही हूँ और आप लोग साथ साथ मेरे लिखते रहेंगे, ठीक। पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अजात शत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक था। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथ लिख लिए, ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था। यह बात हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ठीक। उदयन अजात शत्रु तथा पद्मा का पुत्र था। राजा बनने के पहले उदयन, यहाँ लिख रही हूँ, राजा बनने के पहले उदयन चंपा का उपराजा था। भाई उपराजा था तो राजा जैसे तो इज्जत मिल ही रही होगी, और इतना ज़्यादा इज्जत पाने का महत्वाकांक्षा हो गया कि पिता की ही हत्या करके ये भी राजा बने गए। उदयन के समय तक उदयन के समय तक मगध का क्षेत्र विस्तार काफी हो चुका था। मगध का क्षेत्र विस्तार काफी हो चुका था। फलस्वरूप पुरानी राजधानी
फलस्वरूप, एक एक लाइन में आप लोग लिखेंगे, इसका ये जो मतलब है ना, इसका मतलब एक है, ठीक। फलस्वरूप पुरानी राजधानी राजगृह अब उतनी उपयुक्त नहीं रही, अब उतनी उपयुक्त नहीं रही, रह गई थी, रह नहीं, रह गई थी। इसी वजह से उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, इसे मगध की नई राजधानी बनाया। इसे मगध की नई राजधानी बनाया। आगे लिखिए। उदयन के समय पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। उदयन के समय यानी कि जब उदयन राजा था, ठीक। उदयन के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? कुसुमपुर था, ठीक। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था और यह कुसुमपुर और यह 3 नदियों के संगम पर स्थित था। अब वो जो नदी है थोड़ा लिखिए। गंगा, गंडक, सोन, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित था। यह एक पाटलिपुत्र जो था, यह एक जलदुर्ग था। यह एक जलदुर्ग था। कभी पूछ दे कि जलदुर्ग किसे कहते हैं तो कौन? पाटलिपुत्र, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। आगे लिखिए। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र से
पता चलता है कि इसने पाटलिपुत्र में, इसने मतलब उदयन ने, इसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्य गृह का निर्माण कराया था। उदयन के, आगे लिखिए, उदयन के बाद क्रमशः जो राजा हैं वो हैं अनिरुद्ध, मुंडक के आगे है नागदशक, इस वंश के अगले राजा हुए। हर्यक वंश के बाद मगध में, आगे एक लाइन लिखिए, हर्यक वंश के बाद मगध में नागवंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक। उदयन जैन धर्म का, इसको खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। उज्जैन जैन धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र से इस बात की पता चलती है कि इसने पाटलिपुत्र में जैन धर्म का अनुयायी था, यह भी आवश्यक सूत्र से पता चलता है। इसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य का निर्माण करवाया, यह भी आवश्यक सूत्र से पता चलता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक इस वंश के राजा हुए और हर्यक वंश के बाद मगध में नागवंश का शासन स्थापित होता है। अब हमारी जो अगली चर्चा होगी जो कल, वह नागवंश पर होगी। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।